नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। संसद में एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नवीन शामिल। व्यापार समझौते पर चर्चा और सांसदों ने पीएम को दी बधाई। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल, अमित शाह और राजनाथ सिंह ने बताया ऐतिहासिक। पीएम मोदी और ट्रंप को दी बधाई। बिहार राजस्व सेवा संघ की हड़ताल समाप्त। विजय कुमार सिन्हा ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी का किया गठन। नागपुर डीआरआई ने अमरावती में 7.50 लाख की एमडी ड्रग्स की जब्त। 4 आरोपी गिरफ्तार। शेख परवेज के वाहन से भारी मात्रा में एमडी और गांजा बरामद। द्वारकापीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने देश भर के हिंदुओं और राजनीतिक नेताओं से की मुलाकात। संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। बैठक में शामिल होने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा संसद की बिल्डिंग पहुंचे। इस दौरान एनडीए सांसदों ने नितिन नवीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद औपचारिक स्वागत भी किया। बैठक में भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर चर्चा भी हुई और एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। यह बैठक आगामी रणनीति और संसदीय मुद्दों पर संवाद के लिहाज से अहम मानी जा रही है। भारत अमेरिका ट्रेड डील फाइनल होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे द्विपक्षीय संबंधों के लिए ऐतिहासिक बताया। अमित शाह ने कहा 18% की कम टैरिफ दर पर समझौता तय होना मजबूत और व्यापारिक रिश्तों और आपसी विकास का रास्ता खोलेगा तथा इससे दोनों देशों को लाभ भी मिलेगा। वहीं राजनाथ सिंह ने इसे आर्थिक सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत बताते हुए कहा कि यह डील रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी और भारत अमेरिका व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। दोनों नेताओं ने इस समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला पटना दौरा पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 9 और 10 फरवरी को प्रस्तावित इस 2 दिवसीय दौरे को लेकर संगठन ने व्यापक तैयारियां भी की है। मंत्री दिलीप जायसवाल ने इसे भाजपा के इतिहास का अहम अध्याय बताते हुए कहा कि यह दौरा संगठन को नई दिशा और ऊर्जा देगा। 9 फरवरी को बापू सभागार में 10,000 से अधिक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ उनका सीधा संवाद होगा, जहां संगठन मजबूती और आगामी राजनीतिक रणनीति पर फोकस रहेगा। पटना प्रवास के दौरान वे लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास पर जाकर श्रद्धांजलि देंगे, जिसे पार्टी वैचारिक प्रतिबद्धता से जोड़कर देख रही है। 10 फरवरी को वे पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बिहार विधानसभा जाएंगे, जहां भाजपा विधायक उनका स्वागत भी करेंगे। बिहार राजस्व सेवा संघ की सोमवार 2 फरवरी 2026 से प्रस्तावित हड़ताल देर शाम समाप्त हो गई, जब उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने संघ प्रतिनिधियों के साथ बैठकर समाधान का भरोसा दिया। भूमि राजस्व विभाग में हुई इस बैठक में प्रधान सचिव सीके अनिल और सचिव जयसिंह भी मौजूद रहे। संघ की ओर से प्रमोशन, एवेन्यू और अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी पद के गठन से जुड़ी सर्वंगीय आशंकाएं और न्यायालयीय आदेशों से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। इस पर मंत्री ने सचिव, अपर सचिव और एक राजस्व सेवा अधिकारी को शामिल करते हुए 3 सदस्यीय जांच कमेटी के गठन की घोषणा भी की है। विजय सिन्हा ने कहा कि सही मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार होगा, ईमानदारी से काम करने वालों का मनोबल भी बढ़ाया जाएगा और नियमों के तहत समाधान भी निकाला जाएगा, जबकि गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई होगी। हड़ताल के ऐलान के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए गाड़ी, डोंगल और अभिलेख कक्ष की चाबी वापस लेने तथा काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश भी जारी किया है। हमारा प्रयास है कि उनका जो सही डिमांड है हम उस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। जो काम करता है, ईमानदारी से मेहनत करता है, हम वैसे लोगों का सम्मान भी करते हैं और वैसे लोगों का मनोबल नहीं गिरे, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। समाज में अच्छे लोग भी हैं, गलत लोग हैं, गलत लोगों की संख्या कम है,
हमने सारे विषय पर चर्चा भी की है और हमने कहा है कि एक कमेटी बना देते हैं। और वह कमेटी तय करेगी कि इनके प्रमोशन का, इनके सेवा में अधिकार के सारे विषय पर नियमानुकूल वो देखेंगे और देखकर उसका समाधान करेंगे। 3 स्तरीय कमेटी रहेगी, हमारे सेक्रेटरी, अपर सचिव और एक उनके सेवा से। बिहार में एक बार फिर बंगले की राजनीति गर्मा गई है। विधायकी समाप्त होने के बाद तेज प्रताप यादव को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया और वही बंगला अब राज्य सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान को आवंटित कर दिया गया है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जब उन्हें यह आवास मिला था तब वह पूरी तरह बंजर हालत में था, जिसे उन्होंने अपने प्रयासों से रहने लायक बनाया। उन्होंने मंत्री द्वारा लगाए जा रहे आरोपों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बोलने से पहले तथ्यों को समझ लेना चाहिए। तेज प्रताप ने यह भी दावा किया कि बंगले में लगे कई इंतजाम उन्होंने खुद करवाए और उसका पूरा स्वरूप बदल दिया। वहीं केंद्र के बजट पर सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बजट कैसा है इसका जवाब एनडीए के लोग ही बेहतर दे सकते हैं। लखेंद्र पासवान जी को जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर, उस पर हम स्पष्ट क्लियर कहना चाहते हैं। जो उन्होंने जिक्र किया एसी और पंखा का बात किया है, तो एसी या पंखा तो मेरा खुद का पैसा का खरीदा हुआ है। वहाँ तो कुछ था भी नहीं, बंजर पड़ा हुआ था, उसको तो हम स्वर्ग बना दिए। पहले नर्क था, उसको तो पोचारा, डेंट, पेंट, तो इस तरीके का आरोप लगाना कि फर्नीचर ले गए, सब फर्नीचर, बेड उड तो सब मेरा पैसा का खरीदा हुआ है। पंखा भी मेरा ही पैसा का खरीदा हुआ है। तो जब इतना ही एती था तो जो जेई था वो क्यों नहीं निकाला उसमें कागज में कि उसका है? वो तो लखेंद्र पासवान तो खुद बयान में बोल रहे हैं कि उनका था, वो लेके गए। तो ये सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहना है कि विधायक के नाते ये सारी चीजें मिलती हैं, इसलिए विधायक कौन है? तो हम भी विधायक रह गए, ये सब चीज हमको नहीं मिला था। हमने खुद परचेज किया मार्केट में जाकर के। जो उन्होंने आरोप लगाया है सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं लखेंद्र पासवान जी। कि एसी ले गए, पंखा ले गए, तब बल्ब ले गए। अभी सब छोटा काम नहीं करते हैं, छोटा काम, छोटा बानी आप ही लोग सोच सकते होंगे। अभी नए नए मंत्री बने हैं लखेंद्र पासवान जी, तो सोच रहे हैं उनको स्वर्ग चाहिए। तो इसलिए संयमित रहें और कुर्सी का सम्मान करें। लखनऊ स्थित कांग्रेस कार्यालय में मनरेगा मुद्दे पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सांसद जिला अध्यक्ष एमएलसी दीपक सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भी शामिल हुए। सम्मेलन में नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा के नाम पर और कामकाज में बदलाव किया गया है, जिसे लेकर पार्टी लोगों को जागरूक करेगी। कांग्रेस ने मांग की कि मनरेगा मजदूरों के लिए पानी, भोजन और बीमा की व्यवस्था सरकार सुनिश्चित करे। साथ ही घोषणा की गई कि 13 फरवरी को प्रदेश भर में गांधी प्रतिमाओं से मार्च निकाला जाएगा और जल्द ही रामबाई मैदान में बड़ी रैली भी आयोजित की जाएगी। निश्चित तौर से ये मनरेगा केंद्र सरकार खत्म कर रही है और इसको हम सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और मनरेगा को पूरी ताकत के साथ उसको हम पुनः स्थापित करेंगे और ये कानून को बदलने नहीं देंगे सरकार को। ये हम एक कार्यकर्ता ने हम लोगों ने सौगंध दिखाया हुआ है। बजट पूरी तरीके से निराधार है और आम जनता के हित में नहीं। सूरत में कारोबारी गजेरा बंधु अनिल बगदाड़ा और उनके संबंधित ठिकानों पर आयकर विभाग ने एक बड़े पैमाने पर छापेमारी की, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। विभाग की टीमें 30 से अधिक स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है, जिनमें से अब तक 5 ठिकानों पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है और बाकी जगहों पर गहन जांच जारी है। सूत्रों के अनुसार रेड का मुख्य फोकस विदेशों में किए गए करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन और काले धन की जांच है।
जांच एजेंसियां विदेशी खातों और शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेजों को खंगाल रही है। अब तक की कार्रवाई में लगभग 20 करोड़ रुपए नगद और करोड़ों रुपए की कीमती ज्वेलरी जब्त की जा चुकी है। प्रारंभिक जांच से अवैध संपत्ति के बड़े नेटवर्क और फरार हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी से जुड़े लेन देन के संकेत मिले हैं। आईआईटी विभाग इस मामले में करोड़ों रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन की गहराई से जांच कर रहा है और शहर में चर्चा है कि आने वाले दिनों में कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में डीआरआई की नारकोटिक्स टीम ने अमरावती में गुप्त ऑपरेशन के दौरान 7.50 लाख रुपए मूल्य की एमडी ड्रग्स जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए। फैजल खान, अंसार खान, अवीज अहमद, आरिफ अहमद, मुस्तकीन खान और अब्दुल ताहिर खान और शेख परवेज के वाहन से 4,902 ग्राम एमडी और 4 ग्राम गांजा भी बरामद हुआ। आरोपियों को नवसारी के जीएसटी ऑफिस में पूछताछ के बाद अमरावती जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। डीआरआई ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है और इस ऑपरेशन की खास बात यह है कि अमरावती पुलिस को इसकी पूर्व सूचना नहीं दी गई, जिससे शहर में ड्रग माफिया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब शहर की नजर पुलिस कमिश्नर राकेश ओला पर टिकी है कि वे गैर कानूनी धंधों के खिलाफ क्या ठोस कदम उठाते हैं। डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज जिले के ललौली के हिम्मतपुर गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नागेश्वर धाम का लोकार्पण किया और लोगों को गांव की मिट्टी से जुड़ने का संदेश भी दिया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि गांव हमारी संस्कृति और परंपराओं की असली पहचान है। एसआईआर फॉर्म के नोटिस के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है। वर्ष 2003 में भी एसआईआर हुआ था और इससे जुड़े प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को ही देने होंगे। बजट को लेकर उन्होंने कहा कि यह बजट महिलाओं के सशक्तिकरण और देश हित को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। साथ ही आने वाले समय में प्रत्येक जिले में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाएगी। राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विरोध करना उनका काम है, जबकि सरकार विकास के मुद्दों पर लगातार काम कर रही है। मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें उन्होंने अपने जीवन भर में धनराशि संचित की थी। एक बड़े आश्रम का निर्माण कराया है। ये तीर्थ स्थल तरह डेवलप हो रहा है। एक भव्य मंदिर बनाया गया है, प्रांगण बनाया गया है, कई कमरे हैं, बरामदे हैं। तो गांव के जो रीति रिवाज के कार्यक्रम है यहाँ पर व्यवस्थित ढंग से हो सकेंगे। अतिथियों को ठहरने की पूरी व्यवस्था है और ये अद्भुत कार्यक्रम है। मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये अद्भुत कार्यक्रम है। मैं पूरे प्रदेश वासियों से अपील करता हूं कि सब लोग जो पढ़ लिख करके बाहर जाकर के कुछ बड़े आदमी बन गए हैं, कुछ बड़े पदों पर चले गए हैं, सबको अपने गांव में ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए। मेरा गांव मेरा तीर्थ कार्यक्रम करना चाहिए और डॉक्टर घनश्याम मनोत्री जी से सबको सीख लेनी चाहिए। मैं कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर घनश्याम मनोत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। वास्तव में अद्भुत कार्यक्रम है। अपनी जमीन से जुड़ करके, अपनी भारत माँ भारती से जुड़ करके इस प्रकार के कार्यक्रम के आने का मुझे सुअवसर। द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने गो रक्षा लेकर बड़ा बयान देते हुए देश भर के हिंदुओं और खासकर राजनीतिक नेताओं से गौ माता के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि गौ माता की सेवा और पूजा हमारी सदियों पुरानी परंपरा है और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना चारों शंकराचार्यों की साझा मांग है। स्वामी सदानंद सरस्वती जी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अगर वह सच्चा हिंदू है तो गौ रक्षा के सवाल पर उसे पार्टी नीति और सीमाओं से ऊपर उठकर आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जनता की भावनाओं का सम्मान करना और राज्य का धर्मपूर्वक शासक का कर्तव्य है। गौ माता के धार्मिक महत्व को रेखांकित करते हुए शंकराचार्य जी ने कहा कि गौ माता से 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है और उनकी पूजा से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की लोक भावना का आदर करते हुए राज्य का शासन करना चाहिए। प्रजा का कर्तव्य है कि धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें यह समझना है कि हमारा धर्म क्या है, अपनो धर्म सूझे। हम लोग हिंदू हैं, हिंदू हैं तो हिंदू होने का प्रमाण क्या है? हम हिंदू हैं, ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम हिंदू हैं? क्योंकि हमारे देश में तो 140 करोड़ लोग रहते हैं।
पूरे विश्व में 8 अरब लोग रहते हैं, तो हम हिंदू हैं, इसमें शास्त्रकार हमें प्रमाण देते हैं। एक तो हमारी कुल परंपरा है, हमारे पिताजी, उनके पिताजी हिंदू थे, हिंदू हैं, उन्होंने बताया कि हम हिंदू परिवार से हैं, हमारे यहाँ कुल देवी कुल देवता की पूजा होती है। शास्त्र क्या कहते हैं? गोसु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः ओंकार मूल मंत्रस्य सवई हिंदू हृदय स्मृतः। गाय में जिसकी भक्ति है, पुनर्जन्म में जो विश्वास करता है, ओंकार जिसका मूल मंत्र है, माता पिता की सेवा जो देवता मानकर के करता है, उसे हिंदू कहते हैं। भारत के खूबसूरत जम्मू कश्मीर में बनिहाल से कटरा श्रीनगर तक विशेष ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, जो बर्फ से ढके क्षेत्रों से होकर गुजरती है। लगातार बढ़ती ठंड के कारण कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और ट्रेन के माध्यम से यात्री इन मनमोहक वादियों का आनंद ले सकते हैं। उत्तरी रेलवे ने पर्यटकों को अद्भुत दृश्यों का अनुभव कराने के लिए इस विशेष ट्रेन सेवा की शुरुआत की है, जिससे जम्मू कश्मीर के बर्फीले नज़ारों का रोमांचक अनुभव यात्रियों तक पहुंच रहा है। यह नज़ारा किसी विदेशी धरती का नहीं, बल्कि भारत के खूबसूरत जम्मू कश्मीर का है। बनिहाल में कटरा श्रीनगर विशेष ट्रेन का संचालन शुरू किया गया है, जो बर्फ से ढके इलाकों से होकर गुजर रही है। कश्मीर की मनमोहक वादियों के बीच चलती यह ट्रेन यात्रियों को अद्भुत अनुभव दे रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती ठंड के कारण कई इलाकों में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। यहाँ का नज़ारा ऐसा बहुत अच्छा है कि स्विट्जरलैंड का फील मिल जाता है और पैसा भी कम है, तो अच्छी बात है कि और बहुत थैंक्स बोलना चाहिए नॉर्दर्न रेलवे को। तो अच्छा, आप इसीलिए रुके थे क्योंकि बर्फ के बीच में से जाती हुई ट्रेन में आप जाएंगे? ऑफ कोर्स बर्फ के बीच में से जाएंगे, वो सब स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है ना, यहाँ इंडिया में थोड़ी मिलता है, तो कश्मीर में ही मिलता है। तो ये सीजन में ट्रेन भी आ गया तो एकदम छा गया है। आज सुबह हम लोग कतरा से यहाँ तक वंदे भारत में आए थे, फिर पता चला कि एक स्पेशल ट्रेन छोड़ा है नॉर्दर्न रेलवे ने, तो अभी हम लोग उसने बुक किया है यहाँ से श्रीनगर तक जाने का। बट ये इसमें जाने के लिए बहुत ये मजा आ रहा है, क्योंकि वो रोड वगैरह सब खुला रहता है और वो मौसम को फील कर सकते हैं। तो कैसा कुछ लग रहा है सर, क्योंकि ये स्विट्जरलैंड जैसी फीलिंग आप बनिहाल से लेकर श्रीनगर तक ले सकते हो ट्रेन? मतलब सुबह से मैं तो मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। देखो ये पूरा ये व्हाइट स्नो के में वो रेड कलर ट्रेन, पीछे का माउंटेन्स, सब मस्त लग रहा है। तब ऐसा सीन तो क्यों इंडिया में सब मिलता है, बाहर जाने का क्या जरूरत। तो क्या मैसेज रहेगी आने वाले टूरिस्टों के लिए? आ जाओ, अच्छा खासा विंटर प्रोटेक्शन लेके आ जाओ, मस्त एंजॉय करो, देख लो प्लीज। ये ब्यूटीफुल प्लेस है, इसको आप गंदगी मत फैल, बस यही बोलूंगा मैं पब्लिक के लिए। उत्तरी रेलवे ने बर्फ से ढके जम्मू कश्मीर के शानदार नजारों को देखते हुए पर्यटकों के लिए अद्भुत दृश्य का आनंद उठाने के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। यह नजारा किसी विदेशी हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे इलाकों में स्ट्रॉबेरी की खेती परंपरागत रूप से होती है, लेकिन बनासकांठा जिले के पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में भी किसान इस फसल में सफलता हासिल कर रहे हैं। अमीरगढ़ तहसील के खारा गांव के एक परिवार ने सलाह और आधुनिक तकनीकों का सहारा लेकर लगभग 1500 स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए। उन्होंने ड्रिप इरिगेशन और ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हुए खेती के पुराने तरीकों को छोड़ नए तरीके अपनाए, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अब यह किसान परिवार अन्य फसलों की खेती भी शुरू कर रहा है और अच्छी आय कमाने के लिए इस प्रयास को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इस सफलता ने साबित किया है कि ठंडे और कम पानी वाले इलाकों में भी आधुनिक कृषि तकनीकों के साथ स्ट्रॉबेरी की खेती लाभकारी हो सकती है। खूबसूरत हिल स्टेशन मनाली में रात हुई तर्जा बर्फबारी ने पर्यटकों को खास रोमांचित किया है और टूरिस्टों का तांता लगातार बना हुआ है। पूरा मनाली बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गया है और पर्यटक सर्दियों का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न हिमालयी क्षेत्रों में लगातार 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से हल्की से माध्यम छिटपुट या बड़े पैमाने पर बारिश बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया के मैदानी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
अगले कुछ दिनों में 5 से 7 फरवरी 2026 के दौरान तीसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालय को प्रभावित कर सकता है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।